वेलकम बैक। इस सेशन में हम लेके आए हैं आपके लिए बच्चों बहुत ही बेहतरीन एंड बहुत ही अच्छा सेशन, जहां पे हम इस बूस्टर रिवीजन में पूरा की पूरा अपना एमटीपी का सेट 2 कवर करने वाले हैं। इंस्टीट्यूट के नजरिए से पूरा की पूरा रिवीजन करने वाले हैं, जहां पे इंस्टीट्यूट किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछता है, किस प्रकार से आंसर्स एक्सपेक्ट करता है, ओके, और पूरा पेपर का फील लेने के लिए, ओके, राइट बिफोर द एग्जामिनेशन, इस एग्जाम का फील लेने के लिए हम पूरा की पूरा एमटीपी का सेट 2 सॉल्व करेंगे। ओके, आर यू रेडी बच्चों? यस, इस इंस्टीट्यूट इस मटेरियल का फील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के लिए, स्पेशली बिकॉज कई लोग अगर किसी सब्जेक्ट से डरते हैं तो वो है ये वाला सब्जेक्ट। बिल्कुल हाँ जी हाँ, ओके, यस। तो ये एमटीपी हम सॉल्व करेंगे, इंस्टीट्यूट हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है वो सब कुछ हम इस सेशन में देखेंगे। ओके, यस बच्चों, तो आगे जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यही चैनल है, यही वो डेस्टिनेशन है जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के बूस्टर रिविजन्स मिलेंगे, सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। यस, हमने जो आपसे वादा किया है कि आपको एग्जाम हॉल तक आपका साथ निभाएंगे, तो जी हाँ, बिल्कुल हाँ, हम लग चुके हैं इसके हमारा प्रॉमिस पूरे करने में। ओके, यस, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस गो अहेड। ओके, यस, पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है? चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ओके, ठीक है। अ पर्सन हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख and is required to furnish return of income, but he failed to do so. How much fee is he required to pay? बताओ, 5 लाख से ज्यादा अगर उसका इनकम नहीं है तो फी कितना पे करना पड़ता है? 1,000 रुपए का फी पे करना पड़ता है। Intimation under section 143(1) must be sent within how many days, months, years from the end of the financial year in which return of income is filed? कितने दिनों में बच्चों? 9 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ता है? इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) भेजना पड़ता है। आगे, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट फॉर अप टू 45% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी ऑन द असेसीज अदर देन 44AD एंड 44ADA? मतलब वो यहाँ पे कौन सी बात कर रही है? यस, यहाँ पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं, बराबर है। यस, इट इज ऑन और बिफोर September 15, एडवांस टैक्स का सेकेंड इंस्टॉलमेंट। When an assessee in default or is deemed to be in default in making a payment of tax, the TRO, tax recovery officer, may proceed to recover, okay, from such assessee the amount specified in the certificate by one or more of the modes available. Which of the following is or are not correct? ठीक है, okay, yes, कौन से correct नहीं है? अटैचमेंट एंड सेल ऑफ असेसीज मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, अब यहां पे हम रिकवर क्या करने वाले हैं? असेसी इज इन डिफॉल्ट इन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, ओके, फ्रॉम सच असेसी द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्ट? अटैचमेंट मूवेबल प्रॉपर्टी, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपॉइंटिंग अ रिसीवर। यस, तो यहां पे आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। ओके, अब आगे, who will be the appellate authority for the second appeal made by the assessee or the commissioner of income tax against the order of commissioner appeals? मतलब कमिश्नर अपील्स के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर हमको किसके पास जाना है रोते रोते, तो हम किसके पास जाएंगे? ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे, इनकम टैक्स appellate ट्राइब्यूनल। As per ICDS 7, the treatment of government grants related to depreciable fixed asset will be, यस, अगर आपको डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट गवर्नमेंट ग्रांट मिला है तो हम क्या करेंगे? उस ग्रांट को कॉस्ट ऑफ एसेट से लेस कर देंगे, बराबर है ना। द ग्रांट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट और फ्रॉम द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, आगे, यस, इन केस एन असेसी फेल्स टू डू व्हाट? फर्निश एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, तो उसका क्वांटम ऑफ पेनल्टी कितना है? इट इज 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, एज पर सेक्शन 178(3) द कंपनीज डैश हैज टू इंटीमेट द टैक्स अथॉरिटी बिफोर ही पार्ट्स विद एनी ऑफ द एसेट्स एंड हैज टू सेट असाइड द अमाउंट इफ एनी इंटीमेटेड टू हिम बाय द टैक्स अथॉरिटीज।
अब 178.3 मतलब वो लिक्विडेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिक्विडेटर जो होता है वो क्या करता है, एसेट्स को रियलाइज करके सारे ड्यूज पे करता है, बराबर है ना। तो यहाँ पे उनका क्या कहना है कि जो लिक्विडेटर है वो पहले टैक्स अथॉरिटीज को इंटीमेट करेगा। आगे, एज पर सेक्शन 94B, interest expenses claimed by an entity to its associated enterprise shall be restricted to dash of its EBITDA or interest payable or paid to associated enterprise whichever is less। कितना आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो बच्चों, 30%। ओके, if an assessee discovers any omission or wrong statement bona fide in nature in the return filed, he may file the रिवाइज्ड रिटर्न। कब तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकता है, ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द रेलेवेंट AY और कंप्लीशन ऑफ रेगुलर असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB is applicable to Mr. S, a businessman. For AY 22-23, the due date was September 30. The return is uploaded on September 25. So, is it within the due date of the return? Yes, it is within the due date. Intimation under section 143(1) is received by email on October 8. Date of intimation and date of grant of refund is October 6, 23. The following information are related to how refund is calculated. Refund कैसे calculate किया गया, इतना उसका टैक्स आया, उस पर इंटरेस्ट ऐड कर दिया गया, ओके, एंड देन जो TDS, TCS या सेल्फ असेसमेंट टैक्स उसने पे किया था वो लेस हो गया और बाकी अमाउंट क्या हो गया, रिफंड ड्यू। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल बाय द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 244A, मतलब ये जो रिफंड है ना, इस पे जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे करना है, ओके, जो गवर्नमेंट को इस पे इंटरेस्ट पे करना है मिस्टर एस के इनकम पे, रिफंड पे, तो वो कैसे कंप्यूट होगा। ठीक है, अब बच्चों, अब ये जो रिफंड है ना, इसके दो ऑप्शंस है। क्या दो ऑप्शन है, अगर आप नेचर ऑफ रिफंड देखते हो तो यहाँ पे उसका जो रिफंड है ना 168,750, वो कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है। एक तो 9,000 रुपए जो कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स की बात करते हैं, एंड बैलेंस वो TDS, TCS एडवांस टैक्स के बारे में बात करते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन क्या है कि उसको सेग्रीगेट ही मत करो, टोटल एज इट इज TDS, TCS एडवांस टैक्स के नेचर में आप उसको ट्रीट करो। तो अब हमको जो है वो कैलकुलेट दोनों ऑप्शंस के अंडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑप्शन 1 में हमने क्या डिसाइड किया, हमने इसको सेग्रीगेट किया। कैसे सेग्रीगेट किया, 9,000 को सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया और बाकी का जो है बैलेंस है उसको पूरा हमने TDS, TCS एडवांस टैक्स ट्रीट किया। एंड ऑप्शन 2 में सारे के सारे को TDS, TCS या एडवांस टैक्स के नेचर में ट्रीट किया। अब ध्यान से अब जो रिफंड आपको मिला है वो सबसे पहले आपको राउंड ऑफ करना है। अब यहाँ पे सारा की सारा जो है, ओके, रिफंड को आपने को राउंड ऑफ करना पड़ेगा टू द नियरेस्ट 100, हाँ या ना। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया। अब राउंड ऑफ करने के बाद हमें सबसे पहले पीरियड कैलकुलेट करना है। जब भी इंटरेस्ट का सवाल आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीरियड। ठीक है, अब हम यहां पे जब पीरियड कंप्यूट करेंगे बच्चों, तो सेल्फ असेसमेंट, ऑप्शन 1 की पहले फोकस करते हैं। ऑप्शन 1 पे, ऑप्शन 1 पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स की जब हम बात करते हैं, जब उसके ऊपर इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो मुझे बताओ बच्चों कि रिटर्न कब फाइल किया असेसी ने रिटर्न कब फाइल किया। सितंबर 25-22, बराबर है, सितंबर 25-22 को उसने रिटर्न फाइल किया, तब से उसने टैक्स पे किया और उसने रिटर्न फाइल किया, तब से उसका इंटरेस्ट ड्यू था और गवर्नमेंट ने उसको रिफंड कब दिया है, तब उसका रिफंड ड्यू था और द गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड द रिफंड ऑन 6 अक्टूबर 23। तो अप टू एक्सक्यूज मी, और गवर्नमेंट ने रिफंड कब दिया है बच्चों, 6 अक्टूबर 23 को रिफंड दिया है। मतलब कितने महीने, अगर पार्ट ऑफ द मंथ है उसको भी फुल मंथ ट्रीट किया जाएगा, तो कितने महीने हो गए, देखो 25/9 से लेके 25/9 तक, ओके, एक साल हो गया, 12 महीने और 10वां महीना, दैट इज 13 मंथ्स, बराबर है। ठीक है, अब ये तो आ गया 13 मंथ्स। अब इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 0.5% पर मंथ, क्योंकि 6% पर एनम है, 6% पर एनम मतलब ये 0.5% पर मंथ हो गया, बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 9,000 पे 13 मंथ्स के लिए इंटू 0.5% से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। ओके, नो प्रॉब्लम। अब TDS, TCS एडवांस टैक्स पे जो इंटरेस्ट हमको कंप्यूट करना है बच्चों, इसका पीरियड हम कब से स्टार्ट करेंगे,
इसका पीरियड हम कब से स्टार्ट करेंगे? अगर आप रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल करते हो तो TDS, TCS, एडवांस टैक्स पे जो आपको रिफंड है वो आपको असेसमेंट ईयर के पहले दिन से मिलेगा, हाँ या ना? If return of income is submitted on or before the due date, interest is payable from the first day of the assessment year to the date to which such refund is granted. बराबर है? ओके, यस. सो 1/4/22 से लेके 6/10/23 तक आपका यहाँ पे इंटरेस्ट का ड्यूरेशन आ जाएगा. सो कितने महीने हो जाते हैं? 1/4 से 1/4. ओके, यस, वो हो गए 12 महीने. देन 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाँ या ना? यस. और चौथा महीना, अब फर्स्ट 1/4 से हम 31 मार्च काउंट करेंगे, बराबर है ना? तो चौथा महीना भी हमको लेना पड़ेगा, दैट इज 19 मंथ्स एंड 0.5% पर मंथ. ठीक है. और यहाँ पे ऑप्शन 2 में तो पूरा की पूरा हमने TDS, TCS एडवांस टैक्स अज्यूम किया है, तो वो फ्रॉम 1/4 से लेके 6/10 तक हम 19 मंथ्स के हिसाब से इस पे इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे. अब अगर आप देखते हो तो इंटरेस्ट कहाँ पे ज़्यादा है? इस ऑप्शन में इंटरेस्ट ज़्यादा कैलकुलेट होता है. क्लियर? ओके, यस. अब आगे, P Limited owns 2 undertakings. Undertaking A is eligible for under section 80IA. तो इसमें 80IA allowed है. ओके, यस. एंड undertaking B is not eligible. ठीक है. Date of commencement of operation in both the undertaking is 14th September 21. The profits earned by both the undertaking are as under. ये प्रॉफिट दिया है. यू हैव टू कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ P Limited फॉर द लास्ट 3 असेसमेंट ईयर्स. आपको पिछले 3 असेसमेंट ईयर्स का उसका क्या निकालना है? टोटल इनकम निकालना है. ठीक है. अब यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ लॉस है, कहाँ पे आपको 80IA का डिडक्शन मिलता है, बराबर है ना? तो सबसे पहले तो आपको GTI और कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस का असेसमेंट करना जरूरी है. फिर आप पिछले 3 साल में क्या कर सकते हो? आपका इनकम निकाल सकते हो. ठीक है. अब असेसमेंट ईयर 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26 एंड 26, 27 क्या बोला गया है? यहाँ पे इनकम कितना है? यस, जो यहाँ पे इनकम दिया है वो मैंने इस कॉलम में लिख दिया. यस, और जो यहाँ पे इनकम दिया है मैंने यूनिट बी के कॉलम में लिख दिया. नो प्रॉब्लम. अब चालू करते हैं GTI का एनालिसिस. ओके, इन असेसमेंट ईयर 22, 23 -6 -4 मतलब कोई ग्रॉस टोटल इनकम है क्या? नहीं, कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस है, बराबर है. देन 23, 24 ओके, यस, ये -10 ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है. यूनिट बी का प्रॉफिट था, वहाँ पे वो सेट ऑफ हो गया, बराबर है. सो GTI निल, कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस -4. ओके, यस, ठीक है. ओके, -4 दैट इज 4 लाख. सॉरी. अब असेसमेंट ईयर 24, 25 में हुआ क्या? 9 और 5 14 का इनकम, पर उसमें से -4 का कैरिड फॉरवर्ड लॉस. सो मेरा GTI निकल के आया 10 एंड मेरा कैरिड फॉरवर्ड लॉस हो गया निल, बराबर है. ओके. फिर AY 25, 26 में 8 और 6 14, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस तो कुछ है ही नहीं. फिर 26, 27 में 9 और 3 6 और मेरा यहाँ पे 9 - 3 6 और मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस तो कुछ है ही नहीं. ठीक है. अब देखते हैं कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. ठीक है. अब 80IA में अगर आपको टैक्स हॉलिडे कॉम्प्यूट करना है तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ता है? आपको अज्यूम करना पड़ता है कि ये दैट द अंडरटेकिंग इज द ओनली यूनिट ओन्ड बाय P Limited. तो अब हमको क्या करना है? पिछले 3 सालों के लिए उन्होंने क्या बोला है? यस, फॉर द लास्ट 3 असेसमेंट ईयर्स मतलब 26, 27 AY, 25, 26 AY एंड 24, 25 AY. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स बना लिए, 24, 25, 25, 26, 26, 27. ठीक है. अब मैं शुरू करती हूँ. मुझे दोनों यूनिट्स का जो इनकम है वो यहाँ पे असेस करना पड़ेगा, तब टैक्स हॉलिडे पे कंप्यूट कर सकती हूँ. सो मैंने प्रॉफिट लिया यूनिट ए का. यस, हम इन 3 सालों पे फोकस करेंगे. यस, अब हम कैसे लेंगे? एक साल वाइज लेते हैं. ओके, यस. अब फोकस करते हैं AY 24, 25 पे, मतलब 23, 24 में मैं जाऊँगी. 23, 24 में मैं अगर गई तो यहाँ पे मुझे क्या बताया गया है कि यूनिट ए, यस, 24, 25 मतलब मैं 23, 24 में अगर गई यहाँ पे, हाँ, क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यूनिट ए से 5 लाख का इनकम है और यूनिट बी से 9 लाख का इनकम है. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 लाख, 9 लाख. अगले साल के लिए मैंने देखा तो यहाँ पे क्या लिखा है? 8 लाख, 6 लाख. तो मैंने यहाँ पे इनका टोटल इनकम लिख लिया 8 लाख, 6 लाख, क्योंकि इसको एक ही यूनिट हमको अज्यूम करना है, तभी टैक्स हॉलिडे मिलता है 80IA के अंडर.
यस फिर अगले साल के लिए मैंने 9 लाख एंड -3, ओके तो ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 9 लाख और -3, ठीक है। अब आया मेरा ग्रॉस टोटल इनकम, ओके यहाँ पे 9 and 5 14, 8 and 6 14 और 9 - 3 6, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डिडक्शन लेना है चैप्टर 6A के अंडर। चैप्टर 6A के अंडर अगर मुझे डिडक्शन लेना है, ओके ठीक है, ओके इन दैट केस, यस इन दैट केस मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यस सेक्शन 80IA का डिडक्शन लेने के लिए हमें उस यूनिट का जिसमें 80IA अवेलेबल है उस यूनिट का प्रॉफिट या लॉस लेना पड़ेगा, उसमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एडजस्ट करने पड़ेंगे एंड देन मेरा डिडक्शन आएगा। तो अब बहुत स्टूडेंट्स के मन में आता है मैम हमने ये सारा कैलकुलेशन क्यों किया है, ये कैलकुलेशन का फायदा हमको यहाँ पे होगा, यस नोशनल लॉसेस ब्रॉड फॉरवर्ड। जब हम ये देखेंगे तो हमको पता चलेगा यस इन दैट केस हमको ये बेनिफिट आएगा, ओके ठीक है, यस यस यस। अब अगर यहाँ पे सी गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। कैसे, 1 by 1। मेरा ग्रॉस टोटल इनकम आया, फिर अभी 80IA है जो है वो यूनिट ए में अवेलेबल है, इसलिए मैंने उसके प्रॉफिट्स ले लिए। उसके प्रॉफिट्स कितने हैं, 5, 8 and 9, तो मैंने 5 लाख, 8 लाख और 9 लाख लिख दिया। अब व्हाट इज द नोशनल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम अर्लियर इयर्स, तो 23-24 में नोशनल ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना था, 23-24 मतलब AY 24-25। अब मुझे बताओ बच्चों, यस अब मुझे बताओ कि यहाँ पे नोशनल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना था, यस कम ऑन। अब बच्चों ओके चलो यहाँ पे देखो कि जो A था, अंडरटेकिंग A था, पहले साल -6 लॉस, फिर -4 लाख, मतलब 4 लाख का लॉस, 6 लाख का लॉस, तो टोटल कितना लॉस हुआ, 10 लाख का लॉस हुआ क्या, यस ये कौन से साल में मिलेगा, इस साल में मिलेगा। सो मेरा नोशनल लॉस हुआ 10 लाख का। सो करंट ईयर प्रॉफिट 5 लाख, नोशनल लॉस 10 लाख, तो ऐसे करके मेरा बैलेंस आ जाता है 5 लाख। ओके तो क्या इस साल मुझे डिडक्शन मिलेगा, नहीं, बिकॉज इट इज 100% ऑफ बी और वो नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कोई नहीं मिलेगा एंड टोटल इनकम वुड बी यस 14 लाख, ठीक है। अब अगले साल क्या हुआ, 8 लाख मेरा GTI था, करंट ईयर का प्रॉफिट था, सॉरी यूनिट ए का प्रॉफिट था, उसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना था, यस ये 5 लाख मैंने ट्रांसफर किया यहाँ पर। सो 8 लाख में से 5 लाख गया, बचा 3 लाख, ओके यस। अब ये 3 लाख का 100% में डिडक्शन ले सकती हूँ 80IA के अंडर, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ GTI। अब GTI मेरा यहाँ पे कितना है, 14 लाख, और यहाँ पे मेरा ये मैक्सिमम 100% कितना निकल के आता है, 3 लाख, तो मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा, 3 लाख का मिलेगा, ठीक है। और 14 - 3 आई गेट माई आंसर एज 11 lakhs, ओके ठीक है। अब यहाँ पे AY 26-27 में, ओके यस अगर हम देखते हैं तो कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है क्या, नहीं, यहाँ पे तो प्रॉफिट है, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस तो कुछ है ही नहीं। सो मेरा टोटल बैलेंस निकल के आता है 9 लाख। अब 9 लाख का 100% में डिडक्शन ले सकती हूँ, या तो फिर सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ GTI, हाँ या ना, ठीक है, तो मैक्सिमम मुझे डिडक्शन मिलेगा 6 लाख का, बराबर है, ओके यस। तो मेरा टोटल इनकम कितना निकल के आता है, 6 लाख GTI में से 6 लाख का मेरा डिडक्शन गया, आई गेट इट एज क्लियर एवरीवन, यस ओके। अब चलते हैं आगे। X Limited commences an operation of a warehousing facility for storage of agricultural produce in Andhra Pradesh on 1st April 21। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हाँ अगर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है मतलब ये 35 AD के अंडर कवर्ड है। द रिकॉर्ड्स रिवील परचेस ऑफ लैंड, वेयरहाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, नो हाउ, सैलरी टू स्टाफ, ओके एक्सपेंसेस आर कैपिटलाइज्ड, expenses incurred during 21-22 construction of cost of warehouse, purchase of old plant and machinery, purchase of new plant and machinery, purchase of old plant and machinery from domestic market, purchase of goodwill, ठीक है। Profit and loss account, depreciation on building, depreciation on machinery, cost of know-how, amount written off,
अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डोनेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी, अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन्स यूजिंग वेयरहाउस, नेट प्रॉफिट. A payment of 40,000 is made in cash out of operating expenses. Other operating expenses are deductible. Compute taxable income of X Limited for the assessment year 22-23 on the assumption that X Limited has the following income from other sources: income from commission agency business and dividend from a foreign company. ठीक है, अब इसका बिजनेस क्या है? सबसे पहले तो ये देखो क्या है. वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. अब मेरा अगला सवाल है, क्या इसको 35 AD के अंदर डिडक्शन मिलता है? जी हाँ. अब 35 AD के अंदर अगर आप किसको किसको डिडक्शन मिलता है? जो भी आपने इसके लिए खर्चा किया है. क्या लैंड, गुडविल, इसके लिए डिडक्शन मिलता है? नहीं मिलता. ठीक है, तो चलो वन बाय वन सबसे पहले देखते हैं कि कौन से एक्सपेंसेस आपके इसके लिए एलिजिबल है 35 AD के लिए. तो सबसे पहला परचेज ऑफ लैंड फॉर वेयरहाउस. अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, परचेज लैंड अगर आपने परचेज करी है, क्या वो 35 AD के अंडर आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा? यस, नहीं मिलेगा. ठीक है. अगर वेयरहाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है तो क्या मिलेगा? मिलेगा. देन परचेज ऑफ नो हाउ फॉर वेयरहाउस मिलेगा? मिलेगा. सैलरी आपने स्टाफ के लिए पे किया, मिलेगा. फिर अगर आपने कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर की है तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको 35 AD के अंदर डिडक्शन मिलता है? मिलता है. और अगर आपने यहाँ पे डिडक्शन लिया तो क्या उस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो एड बैक करना पड़ेगा. ठीक है, ओके. सो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ वेयरहाउस है 60 लाख. अब परचेस ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी है, पर ये ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी कहाँ से ली है? यस, वो मशीनरी जर्मनी से ली है, तो उसको न्यू प्लांट एंड मशीनरी ही मानेंगे. ठीक है, परचेस ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी. अब परचेस ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, आपने डोमेस्टिक मार्केट से कितना लिया है? 2 लाख. ठीक है, अब मुझे बताओ आपका टोटल मशीनरी कितना निकल के आया? 4 लाख और 9 लाख, 13 लाख. 13 लाख बराबर है ना? 13 लाख का मैक्सिमम 20% जो है आप सेकेंड हैंड ले सकते हो, मतलब 2,60,000 तक. आपने कितने का सेकेंड हैंड मशीनरी लिया है? 2 लाख का. विल इट बी ट्रीटेड एज न्यू प्लांट एंड मशीनरी? यस, इट विल बी ट्रीटेड एज न्यू प्लांट एंड मशीनरी. तो क्या मैं 35 AD में इसको ऐड करूंगी? ऐड करूंगी. क्या परचेस ऑफ गुडविल, ओके, ये 35 AD के डिडक्शन में ऐड होगा? नहीं होगा. ओके, सो कम ऑन गाइस, ऑन योर कैलकुलेटर्स. चलो जल्दी से. यस, 8,10,000 प्लस 10,68,000 प्लस 60 लाख प्लस मशीनरी के लिए कितना? 9 and 4 13 and 2 15. ठीक है, कितना आया? यस, 93,78,000. जी हाँ, हाँ या ना? यस गाइस, 93 लाख. जस्ट अ मिनट. Yes. Is amount deductible under section 35 AD 93,78,000? Yes or no? Yes or no? ठीक है. अब हमको ये डिडक्शन लेना है. कहाँ से ये डिडक्शन हमको लेना पड़ेगा? यस, प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस बिजनेस से. बराबर है? ठीक है. तो अब हमको नेट इनकम कंप्यूट करना पड़ेगा. पहले हमने कितना डिडक्शन मिलेगा वो कंप्यूट किया. अब हम जाएंगे P&L अकाउंट पे. P&L अकाउंट जाने के बाद अपना नेट प्रॉफिट कितना है बच्चों? 53,49,000. तो मैंने वो यहाँ पे 53,49,000 लिख लिया. अब वन बाय वन आइटम देखते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, और कॉस्ट ऑफ नो हाउ है जो राइट ऑफ हुआ है. अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपने बिल्डिंग मशीनरी और नो हाउ को 35 AD के डिडक्शन में ऐड किया है? हाँ. तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, क्या डबल डिडक्शन दिया जाएगा इनकम टैक्स में? नहीं. तो ये हमको ऐड बैक करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी ऐड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ऐड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ऐड कॉस्ट ऑफ नो हाउ. सिंपल. ओके, ठीक है. अब अगला आइटम बच्चों, अगला आइटम क्या बोलता है? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस. अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 40,000 का एक्सपेंस आपने कैश में किया है. क्या अलाउड है? नहीं अलाउड है. तो मुझे वो ऐड बैक करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैंने वो ऐड बैक कर लिया. फिर अगला आइटम देखते हैं क्या है. अगला आइटम है डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी. अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे मिलेगा कि आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से मिलेगा? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से. तो क्या यहाँ पे ऐड बैक करके आपको GTI से लेस करना पड़ेगा? हाँ. तो मैं यहाँ पे इसको 10,000 को ऐड कर देती हूँ. तो मैंने यहाँ पे 10,000 को ऐड कर दिया. ठीक है, ओके. अब क्रेडिट साइड में देखते हैं क्या है. अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन्स यूजिंग वेयरहाउस. ठीक है, नो प्रॉब्लम, एक ही है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है.
ओके तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम इसमें लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे बच्चों, हम इसमें से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD जो कि हमने यहाँ पे कंप्यूट किया है 93,78,000 हमने लेस कर दिया। ओके ठीक है। अब अगर हम दूसरा इनकम अपना देखते हैं, ओके यस, तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, यस अब मुझे हाँ, तो अब मेरा इससे लॉस कितना निकल के आता है या प्रॉफिट कितना निकल के आता है वो कंप्यूट करते हैं। सो 53,49,000 प्लस 3,40,000 प्लस 3,50,000 प्लस 10 लाख प्लस 40,000 प्लस 10,000 माइनस 93,78,000, तो मेरा आंसर निकल के आता है 22,89,000। दिस इज लॉस फ्रॉम द वेयरहाउस बिजनेस। हाँ या ना, ठीक है। अभी वेयरहाउस बिजनेस का लॉस आया, पीजीबीपी का लॉस आया, तो हमको पूरा अभी तक टोटल इनकम कंप्यूट करना है, हाँ या ना, ठीक है। तो अब हम चले, आईओएस में 2 इनकम उन्होंने बोला है, एक तो इनकम फ्रॉम कमीशन एजेंसी बिजनेस एंड डिविडेंड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, ठीक है। ओके अब मुझे ये जो लॉस है वो एडजस्ट करना है। अब मैं कैसे एडजस्ट करूंगी बच्चों, ठीक है। अब कमीशन एजेंसी बिजनेस, ठीक है, यस। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास कमीशन एजेंसी बिजनेस है, कितना कमीशन एजेंसी बिजनेस है, ओके उससे इनकम मेरा कितना आया है 10,14,000। फिर वेयरहाउस है, वेयरहाउस से लॉस आया है 22,89,000, ये सेक्शन 35 AD लॉस है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या सेक्शन 35 AD का लॉस दूसरे इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होता है कि सेम इनकम के, सेम टाइप ऑफ इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 35 AD का लॉस है, क्या ये सेट ऑफ हो सकता है फ्रॉम एनी अदर बिजनेस? नो। तो मैंने 22,89,000 ऐसे ही इनर कॉलम में लिख लिया। इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। फिर आगे उन्होंने क्या बोला है, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी है, वो है 65,000। तो यहाँ पे मेरा GTI निकल के आता है दोनों का एडिशन, दैट इज 10,79,000। और यहाँ पे बोला गया है कि हमने डोनेशन दिया है पॉलिटिकल पार्टी को, 80 GGP के अंडर आपको 10,000 का डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इज योर नेट इनकम, ठीक है। अब नेट इनकम तो आ गई हमको, ठीक है। अगर टैक्स लायबिलिटी पूछी गई तो हम कैसे करेंगे? तो टैक्स लायबिलिटी अगर हमको पूछी गई बच्चों, तो हम इस पे डायरेक्टली 30% प्लस 4% सेस करके 31.2% से कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे बिकॉज इट इज यस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो असेसी कौन है? यस, असेसी कौन है बच्चों? एक्स लिमिटेड कंपनी है। तो क्या मैट प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे? जी हाँ, मैट प्रोविजंस भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैट प्रोविजंस यहाँ पे एप्लीकेबल हो गए बच्चों, अगर मैट प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए तो मैट का रेट कितना है? यस, मैट का रेट कितना है? 15%, उस पर 4% सेस, सो 15.6% ऑफ किसका? यस, यहाँ पे इसका जो नेट प्रॉफिट में, यहाँ पे जितना नेट प्रॉफिट दिखता है दैट इज 53,49,000, 53,49,000 प्लस 10,14,000 जो कि एजेंसी बिजनेस का कमीशन है, प्लस 65,000 जो कि अपना डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी है। क्लियर एवरीवन? यस, व्हिचएवर इज मोर। समझ में आ रहा है? यस एवरीवन, ओके, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगला सवाल, विच आर द अपीलेबल ऑर्डर्स इन केस ऑफ अपील्स टू इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब ITAT के पास कौन से अपील्स, कौन से ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप अपील सीख कर सकते हो ITAT से? एन ऑर्डर पास बाय कमिश्नर अपील्स, कमिश्नर अपील्स ने अगर 154, 250, 278, 271, 271A, 271J और 272A के अंडर ऑर्डर पास किया तो किसने? कमिश्नर अपील्स ने। देन प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ने 12AA, 12AB, ATG 5, 263 रिविजन ऑर्डर 154, 278, 271, 272A, अगर AO ने ऑर्डर पास किया अंडर सेक्शन 143, 147, 153A और 153C, ओके, ठीक है, और एज रेफर्ड टू इन 144B12 और एन ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 154 और 155। देन अगर असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया 115 VZC, ओके, टनेज टैक्स। देन 1023C के अंडर अगर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, ओके, एंड अगर पेनल्टी चार्ज करी है 272A के अंडर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ने,
चीफ कमिश्नर ने, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ने या प्रिंसिपल डायरेक्टर या डायरेक्टर ने, तो आप अपील कर सकते हो ITAT को. ओके, यस. देन आगे उनका क्या कहना है. अपील बाय प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर. प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर में डायरेक्ट AO टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर passed by Commissioner Appeals under Section 154 or 250. The board has directed that the appeal shall be filed by the department only if the tax liability exceeds 50 lakhs subject to certain conditions. Okay? Yes. अब चलते हैं आगे. On June 30, 2021, F Limited finds V Limited for amalgamation to expand the business. You are required to compute the tax implication in respect of the following losses or allowances of F Limited in the assessments of F Limited, which is the amalgamating company, and V Limited, that is the amalgamated company, मतलब वो resultant company है. Unabsorbed depreciation allowance 2002-3 34,000. Brought forward business loss of 18-19 10,20,000. Scientific research expenditure which is unabsorbed 12,000. Bad debts 20,000. Capital gain arising on transfer of assets to V Limited 2,50,000 and brought forward capital loss 40,000. ठीक है, अब एक एक लॉसेस को देखते हैं. अब टैक्स इम्प्लीकेशन हम देखेंगे इन द हैंड्स ऑफ V Limited एंड F Limited. अब जो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, जो ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस है, क्या अमालगमेटेड कंपनी ले सकती है? हाँ. क्या उसके लिए कोई कंडीशंस है? हाँ. Yes, so if amalgamation satisfies the conditions of section 72A, it is deductible, otherwise it is not deductible. Okay, अगर उसने satisfy किया तो set off और carry forward possible है. ठीक है? Okay, yes. अब चलते हैं आगे. अब one by one. चलो बच्चों. ठीक है, अब unabsorbed depreciation की कुछ conditions है. अब unabsorbed depreciation कितना है? 34,000 का. अब V लिमिटेड लेगी कि F लिमिटेड लेगी? F लिमिटेड तो है ही नहीं, तो उसको डिडक्शन, F लिमिटेड तो है ही नहीं, तो क्या उसको डिडक्शन मिलेगा? सॉरी, क्या वो सेट ऑफ कर सकती है? नहीं कर सकती. बट V लिमिटेड कर सकती है, कर सकती है, बट सब्जेक्ट टू कंडीशंस. नेक्स्ट इज ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस. ओके, यस. एंड ये साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर है. ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस क्या रिजल्टेंट कंपनी, अमालगमेटेड कंपनी ले सकती है? हाँ, सब्जेक्ट की अगर उसने कंडीशंस फुलफिल किए तो. ठीक है. F लिमिटेड कैरी फॉरवर्ड कर सकती है? नहीं. अब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स क्या अमालगमेटेड कंपनी ले सकती है? ले सकती है. F लिमिटेड नहीं ले सकती. अनएब्सॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस क्या V लिमिटेड के लिए अलाउड है? हाँ. क्या उसके लिए कुछ कंडीशंस है? नहीं. ओके, ठीक है. देन बैड डेट्स है 20,000. अब मुझे बताओ बैड डेट्स. यस, ओके. अब यहाँ पे उनका क्या कहना है कि बैड डेट्स इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ V लिमिटेड इफ हाउएवर assets acquired are sold by V limited, cost of acquisition for the purpose of computing capital gain. एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन हुआ है. जस्ट 1 minute गाइस. ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे कर दो. देन और यहाँ पे सिर्फ एक काम कर दो. यस, ब्रॉट फॉरवर्ड कैपिटल लॉस कर दो. ठीक है. ओके, तो ब्रॉट फॉरवर्ड कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड? नो. ओके, और यहाँ पे तो वो सीजेस टू एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ठीक है. ओके बच्चों, अब अगला सवाल. द एपेलेंट इज अ लिमिटेड कंपनी engaged in the business of manufacture and sale of various kinds of paints. अब नोटिस इशू करी गई है. नोटिस इशू करी गई है बाय AO अंडर सेक्शन 143(2). ओके, मतलब 143(3) के अंडर स्क्रूटिनी असेसमेंट करने के लिए 143(2) का नोटिस दिया गया है of the act which called upon the appellant to explain as to on and what basis the appellant had claimed in the return a deduction under the head preliminary expenses amounting to 7,03,306, being 2.5% of the capital employed
in the business of the company under section 35D of the act. The appellant contended that it had issued shares on a premium which according to them was part of the capital employed in their business and therefore entitled to claim the same under section 35D. इनका क्या कहना है कि 2.5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर है, ओके, आप उनका डिडक्शन ले सकते हो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंडर, ठीक है। अब उनका यहाँ पे क्या कहना है, जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करोगे तो जो प्रीमियम आपने लिया है क्या वो कंसिडर करोगे या नहीं करोगे। The appellant is a limited company engaged in the business of manufacture and sale of various kind of pens. A notice has been issued, ठीक है, तो ये क्वेश्चन का ये पार्ट उन्होंने यहाँ पे रिपीट किया है, ठीक है। The appellant, yes, therefore contended that it was on this basis it claimed that deduction was and therefore entitled to claim under section 35D. AO did not agree. He was of the view that capital employed did not include the premium amount. ठीक है. Commissioner appeals deleted the addition. Tribunal reversed the view taken by the commissioner. High court concurred with the tribunal. मतलब क्या है? Commissioner appeals ने क्या बोला कि आपको deleted the addition. मतलब अब हुआ क्या? AO ने बोला कि हम आपको ये डिडक्शन नहीं अलाउ करेंगे, एड बैक किया। फिर कमिश्नर ने क्या बोला कि एड बैक करने की जरूरत नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे भी आप 2.5% कैलकुलेट कर सकते हो। फिर ट्राइब्यूनल ने क्या बोला कि नहीं नहीं नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड में प्रीमियम नहीं आता, आप नहीं ले सकते। एंड हाई कोर्ट कॉन्कर्ड विद द ट्राइब्यूनल। अब एपेक्स कोर्ट ने क्या बोला, ऑब्जर्व दैट द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर वाज टू ट्रीट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड, okay, while issuing the shares to be a part of capital employed. Okay, yes, it was however not said. Non-mentioning of the words does indicate the legislative intent that the legislature did not extend the benefit of section 35AD to such sum. क्या कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या कैपिटल प्लस रिजर्व लेते हैं? हाँ। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है? हाँ। ओके, बट उन्होंने क्या यहाँ पे ऐड करने बोला है? नहीं। मतलब इंटेंशनली लेजिस्लेशन डज नॉट वांट यू टू ऐड दिस सम, तो क्या आप ऐड कर सकते हो? नहीं। ओके, यस, सो सिक्योरिटीज प्रीमियम शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब आगे। द assessee had granted certain loans to its AE on which no interest was charged. The AO was of the opinion that the granting of loans is an international transaction. ठीक है. The AO worked out the interest income thereon to determine the arm's length price. The said order was affirmed by the tribunal. Justify whether the contention of AO is legally tenable or not. अब assessee ने क्या किया? अपने associated enterprises को लोन दिया और इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया। अब AO ने क्या बोला कि ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। ओके, यस, आपने आपके एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को दिया है, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, हम आर्म्स लेंथ प्राइस पे आपका कंप्यूटेशन करके एडिशन करेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या? द प्राइमरी कंटेंशन ऑफ द असेसी बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट वाज दैट बाय वर्च्यू ऑफ रीवर्किंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स ग्रांटेड टू एसोसिएटेड एंटरप्राइज द एओ और डिपार्टमेंट हैज सॉट टू टैक्स नोशनल और हाइपोथेटिकल इनकम एंड नॉट रियल इनकम। क्या असेसी ने अपने एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से इंटरेस्ट चार्ज किया है? क्या रियल में? नहीं। अब एओ क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। तो क्या ये हाइपोथेटिकल इनकम है? क्या ये नोशनल इनकम है? हाँ। तो फिर आप इस पे टैक्स कैसे कंप्यूट कर सकते हो? आप इसको इनकम में कैसे इंक्लूड कर सकते हो? हाँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट डिसमिस द अपील होल्डिंग दैट चैप्टर 10 इज एन एंटी अवॉइडेंस मेजर एंड नॉट एन एंटी इवेजन मेजर। मतलब क्या? उनका यहाँ पे यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में आर्म्स लेंथ प्राइस क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? ताकि अंडर या ओवर इनवॉइसिंग ना हो। यस, ओके। द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन इज ब्रॉट इन लाइन विद द कंसिडरेशन व्हिच वुड पास बिटवीन टू इंडिपेंडेंट पार्टीज इफ इट वाज फर्दर हेल्ड दैट लेजिस्लेचर हैज introduced special provisions for computation of ALP. In such case, the parties are obliged to establish the ALP of the transaction. In such case, the parties are obliged to establish the ALP of the international transactions entered between the two AE to bring to tax the real income. Okay, the object of transfer pricing officer is to put a stop to capital erosion and a transfer of profits from one taxable territory to another taxable territory. So it can be concluded that यहाँ पे आपको एंटी अवॉइडेंस मेजर के अंडर यस आपको ये इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला बहुत ही सिंपल सा सवाल है। डिस्क्राइब
permanent establishment. Which are the items excluded from the list of permanent establishment? तो हम permanent establishment किसको बोलते हैं बच्चों? Yes, permanent establishment is a place of management, branch, office, factory, workshop, warehouse, mine, quarry, oil field, etc. by whatever name called. Okay, only if imposition of tax of a foreign enterprise is done, अगर उसका PE contracting state में होगा तभी implication of foreign tax on foreign enterprise होगा. ठीक है. Tax is computed by treating the permanent establishment as a distinct and independent enterprise. Okay, it shall also include, yes, place of management, branch, office, factory, workshop, mine, oil, gas well, quarry, any other place of extraction, warehouse, farm, plantation or other house, premises used as a sales outlet, installation or structure used for exploration of natural resources, a building site or construction site or assembly project, a supervisory activities in connection with such site or project. Okay, but it does not exclude, it does not include, sorry, it excludes. क्या क्या एक्सक्लूड करता है? सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज डिस्प्ले के लिए अगर आपने कुछ फैसिलिटीज एस्टैब्लिश करी है तो सिर्फ और सिर्फ आप स्टॉक ऑफ गुड्स कर रहे हो, आप उसका सेल परचेज नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ आपने स्टॉक को मेंटेन किया है तो ओके, यस, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसेसिंग बाय अनदर एंटरप्राइज. अगर आपका मेंटेनेंस ऑफ अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस जस्ट और जस्ट फॉर पर्पज ऑफ परचेसिंग, आप सिर्फ परचेस कर रहे हो, ओके, और फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर एडवर्टाइजिंग, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक रिसर्च, सिमिलर एक्टिविटीज, तो यहाँ पे आपको पीई में इंक्लूड नहीं किया जाएगा. ओके बच्चों, यस यस, ओके, ठीक है. मैं क्विकली थोड़ा सा आपको ब्रीफ थ्रू करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए वो प्रोविजंस. ओके, और ये इस एमटीपी में पूरे की पूरे सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे यहाँ पे कवर कर दिए गए हैं. ओके, यस, ठीक है. सो इससे क्या हो जाएगा? यस, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में हो जाएगा, फिर वो हम उस प्रोविजंस को याद भी कर लेंगे. ठीक है. अब हुआ क्या? जे इंक ऑफ कोरिया एंड सीडी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस. ठीक है, दोनों एसोसिएटेड हैं. सीडी लिमिटेड मैन्युफैक्चर सेल फोन्स एंड सेल्स देम टू जेके एंड एफ इंक. हुआ क्या? अब देयर इज अ सीडी लिमिटेड. ये सीडी लिमिटेड क्या करती है? सेल फोन्स मैन्युफैक्चर और सेल करती है जे के एंड एफ इंक को. ठीक है, ये इंडियन कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी है. ओके, अब यस, ड्यूरिंग द ईयर सीडी लिमिटेड सप्लाइड 2,50,000 सेल्यूलर फोन्स, 2,50,000 cellular phones at a price of ₹3,000 per unit. अरे 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 अरे, वेट, गलत लिख लिया मैंने. एक सेकेंड. हाँ, ड्यूरिंग द ईयर सीडी लिमिटेड ने किसको दिया? जे इंक कोरिया को दिया. हाँ, जे इंक कोरिया को दिया. ठीक है, जे इंक कोरिया. क्या ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है? जी हाँ है. ठीक है, तो क्या दिया उन्होंने जे इंक कोरिया को? क्या बोला है? चलो, ड्यूरिंग द ईयर सीडी लिमिटेड सप्लाइड 2,50,000 सेल्यूलर फोन्स टू जे इंक कोरिया. 2,50,000 सेल्यूलर फोन्स. यस यस यस, 2,50,000 का सेल्यूलर फोन्स दिया. ओके, यस, at a price of ₹3,000 per unit. Okay, and 35,000 units to JK and F Inc. at a price of ₹5,800 per unit. The transaction of CD and JN Inc. are comparable. Sales to J Inc. are on FOB basis. Okay, J Inc. FOB. ओके, एंड यहाँ पे CIF. ठीक है. द फ्रेट एंड इंश्योरेंस पेड बाय जे इंक फॉर ईच यूनिट इज ₹700. फ्रेट यहाँ पे लिख देती हूँ, ₹700 फ्रेट एंड इंश्योरेंस. ओके, देन आगे क्या बोला गया है? सेल्स टू JK एंड F इंक आर अंडर फ्री वारंटी. ठीक है, अब वारंटी, क्या यहाँ पे वारंटी दी गई है? जी हाँ. Whereas sales to JN Inc. are without such warranty. Yes, now
सिंस जे एंड सच कॉस्ट ऑफ वारंटी क्या है, इट इज ₹500. Since J Inc.'s order was huge in volume, quantity discount of 200 per unit was offered to it. Quantity discount किसको दिया गया है बच्चों? Yes, quantity discount किसको दिया गया है? किसको दिया गया है? J Inc. ठीक है, इसको दिया गया है कितना? ₹200 per unit. ठीक है, अब हमको क्या करना है? Compute the arm's length price and subsequent amount of increase in the total income of CD Limited. Now, while computing arm's length price बच्चों, हमको क्या करना पड़ता है? हमको ये जो नॉन ए के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है, इसका बेस लेके हमको क्या करना है? यस, आर्म्स लेंथ प्राइस कंप्यूट करना है एसोसिएटेड एंटरप्राइज का। इसलिए हम स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेंगे? ₹5,800, जो कि पर यूनिट उन्होंने चार्ज किया है इन केस ऑफ नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज एंटिटी। ठीक है, अब हमें इस प्राइस से लेके इसके आर्म्स लेंथ प्राइस तक पहुंचना है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो बेसिस क्या है? सीडी लिमिटेड को CIF बेसिस है, मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट जो है वो उन्होंने ₹700 इस 5,800 में इंक्लूड किया है, बट AE को FOB बेसिस है, तो क्या इंश्योरेंस एंड फ्रेट ऐड करने की जरूरत है? नहीं, तो ये जो है ये लेस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट वारंटी, नॉन AE को तो नहीं दिया है बट AE को दिया है, बराबर है ना? तो क्या ये जो वारंटी का ₹500 है, क्या ये जो वारंटी का ₹500 है? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये वारंटी के ₹500 जो है, ओके, तो ये कॉस्ट ऑफ वारंटी क्या हो जाएगा? ₹500 लेस हो जाएगा। अब क्वांटिटी डिस्काउंट भी दिया गया है 200 पर यूनिट, ऐसे करके हम क्या आर्म्स लेंथ प्राइस पर यूनिट कंप्यूट करेंगे। सो कम ऑन, 5,800 इज द कंपेरेबल प्राइस। इसमें से हमने फ्रेट एंड इंश्योरेंस, वारंटी एंड डिस्काउंट लेस किया और अपना प्राइस निकल के आया 4,400। तो जो J Inc. कोरिया जो कि AE है, वो सेल कितने में होना चाहिए था? 4,400 पर यूनिट, बट हुआ कितने में है? 3,000 पर यूनिट। तो क्या J Inc. कोरिया CD लिमिटेड ने J Inc. कोरिया को सेल किया है, तो CD लिमिटेड को इंडिया में इनकम आई है, CD लिमिटेड ने सेल किया है 3,000 में, आर्म्स लेंथ प्राइस निकल के आती है 4,400 में। तो मुझे एक बात बताओ, यस, क्या नुकसान हुआ है इंडिया का? हाँ, क्योंकि इनकम ही कम हुई है। तो उनका क्या कहना है? CD लिमिटेड, हम आपका सेल अज्यूम करेंगे 4,400 पे और हम आपका इनकम लाइकली इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो आपने सेल कितने में किया है? आपने सेल किया है 3,000 में, बट हमारे हिसाब से 4,400 में सेल होना चाहिए था, इसलिए हम 1,400 पर यूनिट में ऐड कर देंगे। अब आपने कितना सेल किया है? आपने 2,50,000 यूनिट सेल किए हैं, तो हम ये 35 करोड़ का इनकम, दैट इज ₹1,400 पर यूनिट इंटू 2,50,000 यूनिट्स, हम ये आपके इनकम में ऐड कर देंगे। क्लियर बच्चों? क्लियर? ओके, यस। नाउ हाउ आर्म्स लेंथ प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय यूजिंग रीसेल प्राइस मेथड। रीसेल प्राइस मेथड बच्चों, अब रीसेल प्राइस मेथड में क्या बोला गया है? ठीक है, अब रीसेल प्राइस मेथड अपने को क्या बोलता है? रीसेल प्राइस मतलब उसको रीसेल किया गया है। द प्राइस एट विच प्रॉपर्टी परचेज और सर्विसेज ऑब्टेन्ड बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज इज रीसोल्ड टू एन अनरिलेटेड एंटरप्राइज। मतलब यहाँ पे असेसी है, असेसी ने परचेज किया है AE से और सेल किया है नॉन AE को, तो इसको क्या बोला गया है? रीसेल प्राइस मेथड। सच रीसेल प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो ये अनरिलेटेड है, बराबर है ना? तो अनरिलेटेड है, तो इस सेलिंग प्राइस में से हमें क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, GP मार्जिन है वो लेस करना है। ओके, यस, सो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो हमको लेस करना है, बराबर है? ओके, द प्राइस सो अराइव्ड इज फर्दर रिड्यूस्ड बाय द एक्सपेंसेस इनकर्ड। ओके, फिर बाकी हम क्या करेंगे? जो भी एक्सपेंसेस, परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस आपने इनकर किए हैं वो यहाँ पे लेस हो जाएगा। ओके, यस, ठीक है। ओके, परचेस एक्सपेंसेस आपने जो इनकर किए वो लेस हो जाएगा। यस, देन इसके बाद आपको जो डिफरेंसेस है, जैसे हमने देखा यहाँ पे फ्रेट, इंश्योरेंस, वारंटी, क्वांटिटी डिस्काउंट, उसको कंसिडर करेंगे और उसके बाद जो हमारा प्राइस आएगा दैट इज आर्म्स लेंथ प्राइस।
समझ में आ रहा है? सो व्हाट आर द स्टेप्स? आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफाई द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड टू एन अनरिलेटेड पार्टी, उसमें से नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट को लेस करो, यस उसमें क्या बोला गया है, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट को लेस करो, परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस को लेस करो, फिर डिफरेंसेस को एडजस्ट करो, और फिर जो बचेगा दैट विल बी द प्राइस अराइव्ड इज द आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। क्लियर बच्चों? यस एवरीवन? यस? इजी? इजी और नॉट? ट्रिकी क्वेश्चन? ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Mr. A, an individual resident of India, he's a resident, receives the following payment after TDS. Professional fees on 17/8/21, 2,40,000. Professional fees on 4/3/22, 1,60,000. मतलब जो भी है 21-22 में मिला है. Yes, both the above services were rendered in country X on which TDS of 50,000 and 30,000 respectively has been deducted. इस पे TDS कितना है? 50,000 and इस पे 30,000. He had incurred expenditure of 2,40,000 for earning both these receipts and income. Yes, कितना expenditure incur किया है? 2,40,000 का. His income from other sources in India is 5 lakh. He has made a payment of 70,000 towards LIC. Compute tax liability of Mr. A and also relief under section 91. ठीक है, अब हम पहले तो क्या करेंगे? यस सबसे पहले तो इनकम कंप्यूट करेंगे, तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन करेंगे। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन लेते वक्त हम पूरा की पूरा अपना इनकम लेंगे। अब मेरा सवाल ये आता है कि हम इनकम कितना लेंगे? ये टोटल इन लेंगे, ग्रॉस इनकम इज एडेड, बराबर है? तो इसका 2,90,000 एंड 1,90,000, कम ऑन, 2,90,000 एंड 1,90,000 निकल के आता है 4,80,000। अब इस इनकम को अर्न करने के लिए हमने एक्सपेंसेस इनकर किया है 2,40,000, वो हमने यहां से लेस कर दिया। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया निकल के आया 2,40,000। ओके ठीक है, फिर आगे उन्होंने क्या बोला है? यस, इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज 5 लाख, 5 लाख इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, ओके ठीक है, तो ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आता है 7,40,000। यहां पे किसी को कोई डाउट? ठीक है, उसमें से उसने क्या LIC के लिए कुछ पेमेंट किया है टुवर्ड्स LIC 70,000, तो उसको GTI में से चैप्टर 6 का 70,000 का डिडक्शन मिल गया, तो ये निकल के आया उसका टोटल इनकम। ठीक है, अब इस 6,70,000 पे हमको टैक्स कंप्यूट करना है। ठीक है, अब इस पे हम टैक्स कंप्यूट कैसे करेंगे? 0 to 2,50,000 0, देन उसके बाद 2,50,000 to 5 लाख 12,500, देन 5 लाख to 6,70,000 मतलब 1,70,000 पे 20% दैट इज 34,000, और ऐसे करके मेरा टोटल टैक्स निकल के आता है कितना? 46,500। इस पे मैंने सेस ऐड कर दिया एट द रेट ऑफ 4%, सो इनटू 4%, सो 1860 आ गया, एंड दिस इज माय टोटल टैक्स पेएबल। ठीक है, ओके। अब ये हुआ आधा क्वेश्चन। आधे क्वेश्चन में उन्होंने रिलीफ अंडर सेक्शन 91 का रिलीफ मतलब जब DTAA अवेलेबल नहीं है, जब DTAA अवेलेबल नहीं है बच्चों, इन दैट केस क्या देखेंगे और क्या करेंगे? ध्यान से, यस क्या करेंगे? अपना जब इनकम 7 लाख कितना है? यस सॉरी, आपका टोटल इनकम कितना है? 6,70,000। जब इनकम 6,70,000 है तो आपका टैक्स 48,360 है। तो बताओ फॉरेन से अफिलिएटेड आपने कितना इनकम इंडिया में अर्न किया है? कितना? यस, ये जो 2,40,000 है, क्या ये पूरा की पूरा फॉरेन से अफिलिएटेड है? हाँ, तो इस 2,40,000 पे कितना टैक्स आएगा? यस, ओके, दिस इज नथिंग बट रिलीफ अंडर सेक्शन 91। चलो ऑन योर कैलकुलेटर्स देखो तो। यस, सो इट विल बी 48,360 multiplied by 67 divided by 24. Yes, yes, okay. So कितना निकल के आता है? Come on guys. Yes, कितना निकल के आता है? Yes, is it 17,328? जी हाँ, तो इसमें से ये लेस हुआ and that is a tax payable. Clear?
क्लियर एवरीवन? बताओ इसमें क्या डिफिकल्ट है? क्या डिफिकल्ट है कुछ डिफिकल्ट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आखिरी क्वेश्चन, ओके, एडवांस रूलिंग देन टैक्स अथॉरिटीज एज पर ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन एक्ट। ये तो डायरेक्टली स्ट्रेट क्वेश्चंस है, इसलिए मैं इनको अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी। आई विल टेक यू टू डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ ICDS 10। क्या बोलता है ICDS 10 बच्चों? ICDS 10 जो है वो किसके बारे में बात करता है? उसमें किसके बारे में? ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास ऑफ प्रोविजन आपको क्या देना है? सबसे पहले तो आपका ऑब्लिगेशन क्या है, उसका नेचर, उसका कैरिंग अमाउंट कितना था एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। फिर आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना एडिशनल प्रोविजन किया है, कितना एडिशनल, और उसमें कितना इनकर एंड चार्ज किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कुछ अनयूज्ड अमाउंट है क्या, कुछ रिवर्स्ड अमाउंट है क्या, और कुछ रीइंबर्समेंट है क्या? ओके, ये सारे की सारे आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सो कम ऑन वंस अगेन, व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स? नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन, कैरिंग अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, एडिशनल प्रोविजंस, then what are the amounts incurred and charged against provision, unused amount and expected reimbursement। फिर अगला सवाल यहाँ पे क्या है? yes, interest and failure to deduct tax and pay tax at TDS। TDS अगर आपने फेलियर किया डिडक्ट करने के लिए और पे करने के लिए, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है? yes, क्या है, क्या बताया गया है कि फ्रॉम द डेट ऑन विच सच टैक्स वॉज डिडक्टेबल to the date it is deducted, simple interest of 1% per month or part thereof. From the date on which such tax was deducted and actually paid 1.5% per month. Okay, period calculate करते वक्त from the date on which such tax was deductible to the date on which such tax is actually paid. ठीक है, अब आखिरी सवाल इस MTP में बच्चों, is it about? It is about return of loss. Return of loss बच्चों, return of loss के बारे में क्या बताया गया है? An assessee other than few is not compulsorily required to furnish return of loss. But अगर आपको ये इनकम कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न ऑफ लॉस भी भरना पड़ेगा। कौन से इनकम? बिजनेस लॉस, स्पेकुलेटिव और अदरवाइज, कैपिटल लॉस, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स ट्रेसेस एंड 3580 लॉस notes. A loss declared in belated return cannot be carried forward. However, set off of losses is permitted in that year. Delay in filing the return of loss may be condoned if you commissioner को अगर आपने satisfy कर लिया तो। Unabsorbed depreciation under section 32 and loss under the head income from house property can be carried forward even if आपने return of loss नहीं file किया तो। Although loss of the current year cannot be carried forward unless the return is submitted before the due date, the loss of earlier years can be carried forward। जिन सालों का रिटर्न आपने टाइम पे ड्यू डेट के अंदर फाइल किया है उन सालों का लॉस आप कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हो। इस साल का लॉस आपने अगर लेट किया तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सो विथ दिस अपना पूरा की पूरा MTP यस पूरा डिस्कशन कंप्लीट होता है। यस, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है? कॉन्फिडेंट लग रहा है? जी हाँ, यस। सो मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको सारे के सारे प्रोविजंस को याद दिला सकूं, ओके, और जितना डिटेल में जाके मैं आपको समझा सकूं। सी कुछ प्रोविजंस का आई एब्सोल्युटली कैन नॉट गो इनटू एवरी इंट्रिकेट डिटेल। और अब अगर कुछ सेक्शन बोलता है कि आपको राइट जाना है तो अब राइट क्यों जाना ये तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, राइट? ओके, सो टू द पॉइंट रहते हुए हमने ज्यादा मैक्सिमम कवरेज करने की कोशिश करी है। ओके बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इस सेशन से कितना फ़ायदा हुआ है, एंड सब्सक्राइब करिए चैनल ताकि आपका और हमारा सिलसिला आखिरी तक बना रहे। ओके, यस, बाय बाय एंड टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स।